तो पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंडिया स्टडी एड का। बड़ा सिंपल इसको बताया जा रहा है और हमें भी लगा। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, इसकी 5 कंडीशंस होती हैं। इंडेस विच कैन बी रिकॉग्नाइज इन मेंशन ओनली 5 फर्नीचर्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, शुड नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस, बिल्कुल ऑब्वियस है। इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। इसका मतलब ये है कि जो प्रवीण जिंदल क्लासेस है वो रोक सकता है किसी को कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, मतलब जिसका आपके पास भी अनडिस्प्यूटेड ऑनरशिप है। मैं किसी को रोक सकता हूँ कि वो मेरी क्लास ना चलाए, ठीक है, या मुझे ये क्लास किसको देनी है तो मैं रोक सकता हूँ। और जैसे एप्पल ने सैमसंग को रोका था, एप्पल ने ना सैमसंग के ऊपर केस कर दिया था कि ये जो जूम वाला फीचर है हमारा तुमने चोरी किया है, तो उसको पेनल्टी लगी थी, जो भी सीन था। ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक, ये चीज़ ठीक है। फिर इट शुड बी एन आइडेंटिफाइबल एसेट विच इज सेपरेट फ्रॉम अदर्स। आइडेंटिफाइबल एसेट होनी चाहिए जो कि अलग हो सबसे। हाँ, मतलब कि जैसे प्रवीण जिंदल क्लासेस से आपको एक रेंट आता रहता है, मतलब कि उससे ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको आता रहना चाहिए। लाइक आइडेंटिफाइबल एसेट का यहाँ पर क्या मतलब है, मैं तो एक और रीजन से वो बताता हूँ। टैक्समैन वाला एग्जांपल था जो, जैसे कि उसको हमारे मुनीश भंडारी सर को अगर इनकम हो पूरी टैक्समैन से पूरी बुक छपवा ली, लेकिन सिलेबस पूरा चेंज हो गया, ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स हो गया और ओल्ड में अब कोई भी नहीं बचा, तो वो उसको रखना, उसका पेटेंट रहना, तो वो तो इकोनॉमिक बेनिफिट देगा नहीं, क्योंकि उसको कोई यूज़ भी नहीं करेगा, वो आपके यूज़ का ही नहीं है। अब जितनी मर्जी बुक छापते रहो क्योंकि वो तो आपकी बिकनी ही नहीं है मार्केट में अब, तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट तो फ्लो होना नहीं है टू द एंटिटी। सो इट शुड नॉट बी कंसिडर एज एन आइडेंटिफाइबल एसेट। ठीक है, चौथा, इट शुड बी ए नॉन मॉनिटरी एसेट। आपने वो एसेट अपने बेचने के लिए ना रखी हो, नहीं तो वो तो इंडेस 2 में चला जाएगा। ओके, जैसे सॉफ्टवेयर रखता है ना HCL, ओके बनाता है फिर उनको बेचता है, हाँ हाँ हाँ, तो वो उसमें चला जाएगा, वो उसके लिए इन्वेंट्री होती है। एंटरप्राइज शुड हैव अ रिलायबल एस्टिमेट फॉर द कॉस्ट ऑफ दीज एसेट्स। उसके पास में एक रिलायबल एस्टिमेट जरूर होना चाहिए। इसीलिए हम जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, उसको हम मानते ही नहीं इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट। इनमें से कोई भी कंप्लीट ना हुई अगर आपकी कंडीशन, तो P&L में डाल दो अमाउंट को, क्यों खर्चा कर रहे हो ना आप, इसको आप कैपिटलाइज कर रहे हो। देख रहे हो कितनी सही चीज, आप खर्चा कर रहे हो एसेट, और उसको आप अपनी बैलेंस शीट से बढ़ा रहे हो। खर्चा होने के बाद भी आपकी बैलेंस शीट बढ़ रही है, आपको बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल रही है। तो ये बड़ा सेंसिटिव केस है कि किसको माना जाए किसको नहीं। फिर ये भाई किस पे लगते हैं किस पे नहीं लगते, वो एक बार देख लियो। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज बाय कैश, एक्सचेंज, बिजनेस एक्विजिशन, जनरेटेड इंटरनली, गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, कैश में जब खरीदते हैं सबको पता है, प्राइस जो कर दिया, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज, ब्रोकरेज कमीशन, टेस्टिंग भी, एनी अदर एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड विद एक्विजिशन है, और जो हमें नहीं मिलता ना तो हम उसके लिए लिख देते हैं दिस एक्सपेंस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद एक्विजिशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, हेंस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। स्टाफ की ट्रेनिंग कॉस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। P&L में जाना है हमेशा, जितना मर्जी तुम्हें भरोसा है अपने स्टाफ पे कि वो नहीं छोड़ के जाएगा, लेकिन हम उसको P&L में डालेंगे हर बार। अगर वो डेवलपमेंट फेज में किया तब भी डेवलपमेंट फेज में ही तो स्टार्ट होती हैं ये सब चीजें ऐड करनी, ये जो करते हैं, तो इसके अंदर नहीं होता वो। ओके ओके ओके, सॉरी। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, कई बार दे रखा होगा डेवलपमेंट फेज वो चल रहा है, उसके अंदर एडवर्टाइजिंग कर दी कंफ्यूज करने के लिए। अरे भाई नहीं लेना, नहीं चाहिए। इट इज नॉट सर्टेन दैट, क्यों इट इज नॉट सर्टेन दैट बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज आफ्टर इनकरिंग एक्सपेंडिचर, सो इट विल रिटर्न ऑफ इन सेम ईयर इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और इसके अलावा एक ये भी होता है कि दैट इट इज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड द बेनिफिट दैट विल फ्लो टू द एंटिटी बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। सो कंपनी नॉट कंट्रोल इट्स स्टाफ बिकॉज एनी टाइम रिजाइन, सो इट शुड बी रिटर्न ऑफ प्रॉफिट इन द सेम ईयर। ठीक है, जनरल रेवेन्यू ओवर कभी नहीं लेना, नॉट रिलेटेड डायरेक्टली विद एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए है, वुड बिकॉज इट मे बी ओवर स्टेट प्रॉफिट। ठीक है, आपके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। स्टार्टअप कॉस्ट, दीज एक्सपेंस आर नॉट इनकर टू एक्वायर और जनरेट इंटेंजिबल एसेट्स। फोर्थ वाले में ये कहना चाह रहा है कि ये ना आपकी, अगर आप उसको कैपिटलाइज कर दोगे ना तो वो तो भाई आपकी बढ़ा देगा एसेट को। ठीक है, और आपका प्रॉफिट भी बढ़ा देगा। सही बात है, तो ये एक्सपेंस तो P&L में ही जाने चाहिए। ठीक ठीक। कोई स्टार्टअप कॉस्ट है वो भी, बट दीज आर इनकर टू एस्टेब्लिश द प्रोडक्ट इन द मार्केट। इट मे इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एग्जीबिशन, इनॉग्रेशन, सेरेमनीज एक्सेट्रा। दिस एक्सपेंस शुड बी रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट लॉस इन सेम ईयर। ये नहीं करने चाहिए इनकर टू एक्वायर और जनरेट इंटेंजिबल, बट दीज आर इनकर टू एस्टेब्लिश द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ये हमें रखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। सिंपल, स्टार्टअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉस हमेशा उसमें जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट भाई डिडक्ट कर देते हैं, किस में से, जो भाई जितने में खरीदा कॉस्ट होती है जो, वो नहीं टैक्सेस लगने के बाद में, नहीं पहले ही,
ओके, रिफंडेबल ड्यूटीज और टैक्सेस, ठीक है, जो अगर वो रिफंडेबल है तो उसको लेस कर दो, मतलब ऐड ही मत करो सिंपली। एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ऑन डेफर्ड क्रेडिट, उसके अगर इंटेंजिबल एसेट तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू लोगे, जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते करते पेमेंट कर दो, लेकिन उसको अनवाइंडिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट करो, और उसको हम ये नहीं मानेंगे कि ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ये हमारी कैपिटलाइज होगी, नहीं, जो इंटरेस्ट पोर्शन है दैट विल बी अनवाइंडिंग कॉस्ट, अनवाइंडिंग इंटरेस्ट, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन एक्विजिशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट, ठीक है। एक्सचेंज कर लिया एसेट, जैसे सेम पहले पढ़े थे वैसे ही है, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखा दूंगा और कुछ नहीं। एक्विजिशन इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, अगर कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन में होता है, अगर हमारे पास फेयर वैल्यू है ना इंटेंजिबल एसेट्स की, तभी हम उसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो हम उसको गुडविल में ही मान लेंगे, और गुडविल में जैसे उसका ट्रीटमेंट होता है वही चलेगा। अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो, फेयर वैल्यू है तो भाई उसको इंटेंजिबल एसेट मानो और गुडविल अलग से निकालो। बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 सिंपल था, डेफर्ड क्रेडिट पे निकाल दिया, वो 4 लाख दिखा दिया, ठीक है। लीगल फीस ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रोफेशनल फीस होती है, कंसल्टेंसी फीस भी ऐड करेंगे, ठीक है। 6th में वही ये बता दिया था, इसके ऊपर ही था कुछ, है ना। टैक्सेस उसके बाद में 50,000 ऐड करें, कस्टमाइजेशन कॉस्ट 36 लाख आ गई थी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी ना उसको हम पार्ट नहीं बनाएंगे, इट इज पेड फॉर स्मूथ ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, है ना। और इट विल बी कंसीडर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस, विल बी रिटर्न ऑफ ओवर पीरियड ऑफ 5 years। एक तो प्रीपेड एक्सपेंस और स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर, नॉट बिजनेस यार। फिर यार ये उस पर बेस्ड थे क्वेश्चन नंबर 10th, या तो उसमें होगा या उसमें होगा, सिंपल था यार, मतलब ये था कि उसमें कैश से पेमेंट हो गई थी, हमें इसकी वाली अमाउंट पता थी 18 लाख, है ना। और जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें ना पता हो ना, नहीं इसमें तो उसमें बता रखा था 2 लाख रुपए पे करेंगे, तो हमारे पास में ये वाली अमाउंट थी और ये वाली, तो हमने इसको वो बना दिया था। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ये सिंपल था ही। As per provision of India's stated entity should not grow expenditure on advertising, because entity cannot identify benefit from sale, promotion expense. It is not certain that advertising will work, so the entity will write off the expense as a normal expense, ठीक है। 5th में क्या है, इन द गिवन केस लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज ऑब्टेन लाइसेंस एज एन इंटेंजिबल एसेट, जो भी हम लाइसेंस ऑब्टेन करते हैं इंटेंजिबल एसेट हम बताएंगे, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई इंटेंजिबल एसेट, बिकॉज वो कर रहा था, ठीक है। इन द बी कॉन है फ्रेंचाइजी फीस 1 करोड़, हाँ उसको वो हम मानेंगे, लेकिन जो हम उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं दैट विल बी रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। और वही था कि फिर डजेंट मैटर कितना अच्छा एस्टिमेट है एडवर्टाइजिंग का, यस वी हैव टू राइट इट ऑफ, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड और मूव अर्थ लिमिटेड, यार ये उसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चंस। यहाँ पे रिकॉर्डिंग 2 के अंदर ये इंपॉर्टेंट बड़ी बात बता रही है कि अगर आपको ये नहीं बता, अगर आपके पास में दोनों की फेयर वैल्यूज है ना, तो आप बैलेंस को कैश से पेमेंट कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में दोनों की फेयर वैल्यूज नहीं है तो आप उसको एक्सचेंज लॉस में लिख दोगे। सुनाऊं क्या आई क्या, इसको तो काटो, ये देखो जो ये है ना सेकंड में इसके अंदर जो सिचुएशन थी वो फेयर वैल्यू जो है ना सोफे की वो मेजरेबल नहीं है, लेकिन सिमिलर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की जो अनदर कंपनी है वो 490 है। तो जो कैश का लेन देन होता है वो वहीं से होता है जब बायर को और सेलर को दोनों को अपनी फेयर वैल्यू पता हो। तो यहाँ पे नहीं पता तो यहाँ पे कैश का लेन देन नहीं होगा, वो एक्सचेंज लॉस में चला जाएगा। जहाँ पे दोनों को फेयर वैल्यू पता है ना वहीं पे कैश का लेन देन होगा यार, जहाँ पे नहीं पता ना वो तो फिर एक्सचेंज लॉस में चला जाता है। फिर सेम यही हो गया, इसके अपोजिट में ये होगी चीजें, और ये भी इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस थे। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट्स या 50 लाख की वो है, टेंजिबल एसेट्स निकाल दिए थे हमने, टेंजिबल नेट एसेट्स तो हमने भी देख लिया, लेकिन हमें इस दोनों की फेयर वैल्यू दे रखी थी वो हमने लिख ली 1166, मैंने खुद ही कंप्यूट किया था, गुडविल आ गई थी, ठीक है। 30 लाख के तो टेंजिबल थे, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए थे 8,34,000 की, क्योंकि इनकी फेयर वैल्यू दे रखी थी। परचेज कंसिडरेशन 4 लाख हो गया था, पीपी ये करके निकाल लेते इंटेंजिबल एसेट और वन दोनों की वो हमें फेयर वैल्यू दे रखी थी। कैश एंड बैंक भी हम इसमें लेंगे, जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है सब कुछ लेते हैं तो वो भी लेंगे, और गुडविल हमने यहाँ पे कंप्यूट कर ली थी। इन केस इंटेंजिबल एसेट वही वाली बात, अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो भाई हम उसको नहीं लेंगे और वो गुडविल में ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, दीज एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड एज गुडविल इज अमोर्टाइज्ड, ठीक है। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं कुछ, इंटरनली जनरेटेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 हेडिंग, तो सेल्फ जनरेटेड और इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेल्फ जनरेटेड कौन से हो गए, जो गुडविल होगी, ब्रांड नेम, कस्टमर लिस्ट, पब्लिक टाइटल्स एक्सेट्रा। एज पर द प्रोविजन दीज एसेट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बैलेंस शीट, क्योंकि ये आइटम तुम्हें फ्री में मिले हैं। दीज कॉस्ट डू नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन, जो भी 5 बेसिक कंडीशन होती हैं उसको सेटिस्फाई नहीं करते। सो इसमें वो हो गया कि रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल, जो 5th वाला पॉइंट था ना, ठीक है, वो हो गया। इन हाउस R&D हो सकती है, रिसर्च एक्टिविटीज और डेवलपमेंट। रिसर्च एक्टिविटीज है तो भाई इसको डायरेक्टली डाल दो आप उसको P&L में,
आइडेंटिफिकेशन टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है, टेस्टिंग स्टेज आफ्टर आइडेंटिफाइंग टेक्निकल फिजिबिलिटी। यहाँ तक हम टेक्निकल फिजिबिलिटी की पता कर रहे थे, हो पाएगा नहीं पाएगा, यहाँ पे हो गया, और उसके आगे के जो भी एक्सपेंस है वो डाल देंगे। लेकिन जो भी प्रोवाइडेड जो बताए गए हैं, जैसे कि तुझे वो नहीं लेना, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नहीं लेने, है ना, और सैलरी जो तू उनको सैलरी तो लेगा लेकिन स्टाफ की जो वो है ट्रेनिंग कॉस्ट है वो नहीं लेगा, है ना, ठीक है। Finding of new design formula technology, but findings are not yet complete. That will be recognized in such phase. Under this phase, feasibility of new technology, new formula, new design remain in process. लेकिन द ट्रीटमेंट शुड राइट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस में विच इज इनकर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च फेज, ठीक है, बता दिया। रिसर्च फेज का सारा वो राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। आफ्टर आइडेंटिफाइंग टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च, टेस्टिंग इज डन विच इज नॉन एज डेवलपमेंट फेज। ओके ओके, तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी, मटेरियल आएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगी, टाइटल रजिस्ट्रेशन, मास्टर कॉपीज, एनी अदर एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली ट्रायल रन है वो सब आ जाएंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, कैलकुलेशन क्या करनी है इसकी इंटेंजिबल एसेट्स की। रिसर्च एक्सपेंडिचर जो हो गए वो 20 यहाँ पे चले गए, सैलरी आ गई थी, ये आ गई थी, फिर स्टाफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट में किया लेकिन उसमें जाएंगे इंडस्ट्री शो, ये यहाँ क्या था, फिर उसमें ना एक दे रखी थी नीचे अमाउंट भाई वो कि इसकी ना फेयर वैल्यू इतनी है एज पर इंडेस 28 वो करके दे रखी थी। तो हमने देखा अरे वो तो भाई इम्पेयरमेंट लॉस से रिलेटेड है, हमारी कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट, तो हमने वो कर दिया। और इसमें वो भी इन्होंने नीचे आके कंक्लूड किया कि आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन तो कर सकते हो इसमें, लेकिन अपवर्ड नहीं कर सकते। कॉस्ट मॉडल लगता है, मतलब इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगता। फिर वही होगा इम्पेयरमेंट किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट तक, वो शायद चीज़ लगती हो, लेकिन अभी मुझे श्योर नहीं, आगे देखता हूँ चल के कहीं पता लगेगा तो, है ना। रिसर्च फेज में 2700 आगे, रिटर्न ऑफ पेरेंट 900 रुपये आगे थे, उसको कंपेयर किया था हमने 1000 से, तो हमने इंटेंजिबल लॉस 0 लिखा था। नो चेंज इन कैरिंग अमाउंट विल टेक प्लेस। फिर उसके बाद में 900 पे 6000 और एक्सपेंडिचर किए तो 6900 हो गया टोटल। तो रिकवरेबल अमाउंट वहाँ पे देर की थी 5000, तो हमने 1900 रुपये का इंटेंजिबल लॉस बुक कर दिया था। रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमने 5000 लिख दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 थी एक्स्ट्रा का था, मतलब उसी के अंदर ठीक था क्वेश्चन। इंटेंजिबल एसेट हमने एक्वायर की थी 10 लाख की, ठीक है, वो हमने इन हाउस रिसर्च नहीं की थी, वो हमने एक्वायर की थी। जब हम एक्विजिशन करते हैं तो उसको हम पार्ट बनाते हैं डायरेक्ट इंटेंजिबल एसेट्स का, ठीक है। तो 10 लाख प्लस 7 लाख वो 17 लाख हो गया था, और 5 लाख 2 लाख वहां पे दे रखे थे अलग से रिसर्च का मान के हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए थे। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन, सैलरी जो डिजाइनर्स को दे रहे हैं, प्रोग्राम डिजाइन, ये सब हो गया। डायरेक्ट कॉस्ट 7 लाख की, टेस्टिंग के 2 लाख लग गए, मास्टर में 3 लाख, डेवलपमेंट में बता रखे थे। इनॉग्रेशन एक्सपेंस कभी भी नहीं आते मेरे बेटे, ये बड़ा फुद्दू बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। फ्लो में ना तुम्हें ऐसे दे देंगे, यहाँ इसको भी डाल दे भाई, इनॉग्रेशन एक्सपेंस नहीं आते, अपना काम कर। दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ एसेट।